बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर आर के कटेवा। कल अपन ने सहकारिता के संबंध में शुरुआत की थी, तो आज अपन पढ़ेंगे सहकारिता के सिद्धांत। सहकारिता किन सिद्धांतों पे चलती है, क्या सिद्धांत इसमें अपनाए जाते हैं, वो अपन बात करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन। तो पहले तो इसका अर्थ पे बात करते हैं। सहकारिता के सिद्धांत का अर्थ क्या है? सहकारिता की विचारधारा को समझने के लिए इनके सिद्धांतों की जानकारी आवश्यक है। सहकारी उपक्रम को अन्य आर्थिक उपक्रमों से अलग प्रकट करने के लिए सहकारी आंदोलन के प्रणेताओं ने कुछ निश्चित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। ये सिद्धांत आंदोलन को प्रभावी विकास का मार्गदर्शन करते हैं। सहकारी सिद्धांत के विचार व आदर्श हैं जिसके द्वारा सहकारी संस्थाओं के कार्यक्रमों को व्यवहारिक रूप प्रदान किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको परिभाषा में लिख रखा है, अर्थ में पुनः बोल रहा हूँ। सहकारी सिद्धांत वे विचार व आदर्श हैं जिनके द्वारा सहकारी संस्थाओं के कार्यक्रमों को व्यवहारिक रूप प्रदान किया जाता है। कुछ परिभाषाएं दी हैं लेखकों ने, वो आप अलग चीज़ें हैं, बुक से पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं है। मैं बेसिक चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ। इसका अर्थ क्या है? सहकारिता के सिद्धांत ऐसी मूलभूत विशेषताएं हैं जो एक संघ के रूप में सहकारिता की प्रकृति एवं उनके आचरण को निर्धारित करते हैं। ये सिद्धांत आधारभूत तथ्य हैं जिन्हें सहकारी उपक्रम एवं संगठन में सार्वभौमिक रूप से लागू किया जाता है। सिद्धांतों के अभाव में सहकारी पद्धति का सफल संचालन कठिन है। वास्तव में सहकारी सिद्धांतों का पालन करने अथवा न करने पर ही सहकारिता की सफलता व असफलता निर्भर करती है। तो सहकारिता के सिद्धांत के जैसे ही अपन ने बात की है, कितनी मूलभूत चीज़ें हैं कि बिना सिद्धांतों के सहकारिता का प्रचलन संभव नहीं होगा। तो सहकारिता के सिद्धांत कौन से हैं? अपन ने दो भागों में बांटे हैं। एक तो आधुनिक सिद्धांत है जो प्रमुख सिद्धांत जिनको कहते हैं, और एक अन्य सिद्धांत है। तो प्रमुख सिद्धांत को 6 भागों में हमने बांट रखा है। इसके बारे में आपको मैं एक एक करके आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। आधुनिक सिद्धांत में पहला है स्वैच्छिक एवं खुली सदस्यता का सिद्धांत। क्या है सिद्धांत? सहकारिता एक स्वैच्छिक संगठन है। यह व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है कि वह समिति की सदस्यता ग्रहण करे या नहीं करे। कोई भी व्यक्ति जो इसकी विचारधारा में विश्वास करता है स्वेच्छा से इसका सदस्य बन सकता है तथा जब भी चाहे इसकी सदस्यता से त्यागपत्र दे सकता है। सहकारी संगठन में जाति, धर्म, भाषा और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस प्रकार इसमें सेवा की भावना भी निहित है। अतः सहकारिता में व्यक्तिगत हित के साथ साथ सामूहिक हित भी निहित है। सहकारिता का मूल मंत्र है प्रत्येक सबके लिए और सब प्रत्येक के लिए, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। स्वैच्छिक सिद्धांत को लोगों को अच्छे से कार्य करने की प्रेरणा देते हैं और इसमें पहल शक्ति का विकास भी होता है। सहकारी सिद्धांतों पर आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि सहकारी समिति की सदस्यता ऐच्छिक होनी चाहिए तथा उन सभी व्यक्तियों को जो कि इसकी सेवाओं का उपयोग कर सकें और सदस्यता के उत्तरदायित्व को निभाने के लिए तैयार हों, कृत्रिम प्रतिबंधों या किसी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक भेदभाव के बिना प्राप्त होनी चाहिए। अर्थात खुली सदस्यता का मतलब यह नहीं है कि समिति अपने दरवाजे पर ऐसे व्यक्तियों के प्रवेश को लिए खोल दे जो दुराचारी हों, जो समान विचारों के ना हों, जो स्वहित से प्रेरित हों और जो समिति में उसे नष्ट करने के लिए ही प्रवेश लेना चाहते हों। ऐसे व्यक्ति को जो सहकारी व्यवसाय से प्रतिस्पर्धा रखते हैं, बहुत दूर रहते हों, समाज कंटक हों, सहकारी विरोधी हों, को सदस्यता नहीं दी जानी चाहिए। अतः क्या निष्कर्ष निकलता है? अयोग्य, भ्रष्ट व चरित्रहीन व्यक्तियों को सहकारी संगठन का सदस्य नहीं बनाना चाहिए। तो ये पहला
सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत है प्रजातांत्रिक नियंत्रण का सिद्धांत। इसमें क्या लिखा है, क्या है चीज़? लोकतांत्रिक नियंत्रण से आशय संस्था के सदस्यों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा संस्था का संचालन व नियंत्रण करने से है। इसमें दूसरे शब्दों में अगर मैं इसको कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्रत्येक सदस्य को मताधिकार इसलिए प्राप्त है कि वह एक व्यक्ति है। सहकारी समिति के प्रत्येक सदस्य को बराबर का अधिकार है और प्रत्येक सदस्य को एक ही मत देने का अधिकार है, चाहे उसके नाम कितने ही अंश हों। दूसरे शब्दों में मत देने का अधिकार अंशों के अनुपात में नहीं होता है। संस्था का प्रत्येक सदस्य चाहे अमीर हो या गरीब, उसे एक ही मत देने का अधिकार होगा। यानी प्रजातांत्रिक पद्धति इसमें पूर्ण रूप से दिखाई देगी। दूसरे शब्दों में कहें तो सहकारी संगठन में लोकतंत्र के आदर्श का निर्वाह इस प्रकार किया जाता है, प्रत्येक सदस्य केवल एक ही मत देने का अधिकार रखता है, चाहे उसके पास समिति के कितने ही अंश क्यों न हो। समिति के किसी सदस्य को अनुपस्थिति में प्रॉक्सी को मताधिकार प्राप्त नहीं हो। प्रबंधकारिणी एग्जीक्यूटिव से कार्य संचालन संबंधी रिपोर्ट नियमित रूप से प्राप्त की जाए। सदस्यों के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की जाए। समिति के सभी सदस्यों को समिति की लेखा पुस्तकों का अवलोकन करने का अधिकार प्राप्त हो। उक्त सिद्धांतों को अपनाकर ही सहकारी समितियां प्रजातांत्रिक नियंत्रण के सिद्धांत का पालन कर सकती हैं। तीसरा इसमें जो दे रखा है वो है लाभ का वितरण। सहकारिता का ये सिद्धांत सेवा के उद्देश्य को सामने रखकर किया गया है। इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। लाभ के वितरण के इस सिद्धांत का आविष्कार रॉकडेल के अग्रगामियों ने किया। वास्तव में यह सिद्धांत सबसे अनोखा व बुद्धिमत्ता का था। यह सिद्धांत रॉकडेल सहकारी संस्था का सार है। यह सिद्धांत एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा सहकारी समितियां अपने सदस्यों और सहयोगियों को लागत मूल्यों पर सेवाएं उपलब्ध करवाती है। अतिरेक या लाभ को सदस्यों में वितरित किया जाना चाहिए, किंतु पूर्णतः अतिरेक सदस्यों में वितरित किया जाए यह आवश्यक नहीं है। इसके साथ ही लाभ को किस अनुपात में सदस्यों में बांटा जाए इस पर विचार आवश्यक है। लाभ का वितरण प्रारंभ से ही श्रम व पूंजी के बीच संघर्ष का कारण रहा है। पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत अतिरिक्त लाभ पूंजीपति हड़प लेते हैं तथा समाजवाद के अंतर्गत यह अधिक राज्य हड़पने की कोशिश करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि दोनों पूंजीवाद व समाजवाद वितरण संबंधी अन्याय का पोषण करते हुए काम करते हैं, किंतु सहकारी व्यवस्था के अंतर्गत ऐसा नहीं होता। सहकारी व्यवस्था समाजवाद और पूंजीवाद दोनों के बीच का मार्ग है, दोनों के मध्य का मार्ग अपनाते हुए अपने लाभ को अपने सदस्यों में बांटेगी। नेक्स्ट इसमें सिद्धांत दे रखा है पूंजी पर सीमित ब्याज का सिद्धांत। इस सिद्धांत का मतलब ये है कि सहकारिता का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत इसे माना गया है। रॉकडेल अग्रगामियों का मानना है कि पूंजी पर कोई ब्याज नहीं देना चाहिए। वे पूंजी को शोषण का आधार मानते हैं, लेकिन बिना ब्याज के पूंजी उपलब्ध होना भी दुर्लभ है। अतः उन्होंने पूंजी पर सीमित ब्याज के सिद्धांत को अपनाया, जिससे कुछ प्रतिशत ब्याज देकर आवश्यक मात्रा में पूंजी की प्राप्ति की जा सके। आज ये धारणा प्रबल होती जा रही है कि उत्पादन के अन्य साधनों की भांति पूंजी को भी ब्याज के रूप में पारितोषिक मिलना चाहिए। समस्या के पहलू पर विचार प्रकट करते हुए यह भी देखा गया कि जब भी एक सहकारी समिति सदस्यों या गैर सदस्यों में पूंजी किसी भी रूप में उधार लेती है, तब वह पूंजी के उचित पुरस्कार के बतौर ब्याज देकर एक तर्कसम्मत कदम ही उठाते हैं, और ऐसा करने में सहकारिता के किसी आदर्श का हनन नहीं होता। पूंजी की मांग बढ़ते जाने के कारण सहकारी संस्थाओं को अपने कार्यों के लिए वित्त की व्यवस्था करने हेतु पूंजी की प्राप्ति में इस सामान्य उपाय का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए। अतः हम ये कह सकते हैं कि पूंजी प्राप्त करने के लिए ये ज़रूरी है कि उस पर एक सीमित मात्रा में ब्याज दे करके प्राप्त करना चाहिए। इस संबंध में सहकारी आयोग जो गठित किया गया था उसने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा है कि यदि अंश पूंजी पर ब्याज दिया जाता है तो उसकी दर सीमित होनी चाहिए। इस संदर्भ में उचित नहीं लगता ये पूंजी पर ब्याज की सीमा
बांधे बिना एक सहकारी समिति संयुक्त स्कंद कंपनी में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। सहकारी समिति कंपनी के समान अधिक अंश वालों को अधिक लाभ प्रदान करेगी और समिति द्वारा प्रदान की गई सेवा व प्राप्त अधिकार के मध्य कोई संबंध नहीं रह जाएगा। इस प्रकार से सीमित पूंजी का सिद्धांत भी सहकारिता में लागू होता है। 5वां है सहकारिताओं के मध्य सहयोग का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले 1966 में ICA कमीशन ने किया था। सहकारिता के सिद्धांत के लिए सहकारी संस्थाओं में प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सहयोग की भावना होनी चाहिए। इस सिद्धांत का आशय यह है कि समस्त सहकारी संगठनों को स्थानीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर संभव तरीके से सक्रिय सहयोग करना चाहिए। ऐसा करने पर ही वे अपनी सदस्यों और पूरे समाज के हित में कार्य कर सकते हैं। अगला सिद्धांत है सहकारी शिक्षा। इसमें क्या है, सहकारी आंदोलन को स्वस्थ व आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहकारी शिक्षा का सिद्धांत आवश्यक है। रॉकडेल अग्रगामियों ने अपने नियमों में समिति के अधिकार का 2.5% भाग शिक्षा पर व्यय करने का प्रावधान रखा था। सुलजे डेलिस प्रणाली में शिक्षा के सिद्धांत पर बल नहीं दिया गया, फिर भी इस सिद्धांत की अपेक्षा नहीं की। कोई भी आंदोलन तभी सफल होता है जब उसके सदस्य सुविज्ञ हों। इस संबंध में लोगों को पहले शिक्षित किए बिना उनके हाथ में कार्य संचालन की जिम्मेदारी सौंप देना एक खेदजनक अंत की शुरुआत होगी। अतः शिक्षा सहकारिता के लिए शिक्षा व प्रशिक्षण भी जरूरी है। सहकारिता के ये मूलभूत सिद्धांत जो आधुनिक सिद्धांत है, इसके अलावा कुछ अन्य सिद्धांत भी हैं, जिसमें पहला सिद्धांत जो है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा है सेवा का सिद्धांत। क्या है इसमें? सहकारिता सेवा भावना का मूल मंत्र है। यह भावना समिति के प्रत्येक सदस्य में कूट कर भरी होनी चाहिए। समिति के समस्त कार्य लाभ प्राप्ति के लिए नहीं वरन सेवा भावना के उद्देश्य से किए जाते हैं। इस सेवा भावना के अंतर्गत 2 उद्देश्यों के विशेष महत्व दिया जाता है। पहला, मूल्यों में कमी लाना, दूसरा उत्पादन व्यय को कम करना। इसके संबंध में कहा गया है, सहकारिता केवल मात्र व्यापार नहीं है अपितु व्यापार के साथ साथ सेवा भाव का संयुक्तिकरण है, जो कि वफादारी, भ्रातृत्व भाव तथा सामूहिक भाव जागृत करती है। सहकारी संस्था सेवा के उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही लाभ प्राप्त करती हैं। यदि सेवा के फलस्वरूप लाभ की प्राप्ति करती है तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। दूसरा अन्य सिद्धांत है न्याय व समानता का सिद्धांत। ये क्या कहता है? शोषण व न्याय के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना, शोषण व अन्याय के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना ही सहकारिता का मूल उद्देश्य है। सहकारी संस्थाओं में प्राप्त लाभ को सभी सदस्यों में समानता के आधार पर बांटकर ही इस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। सहकारी संगठनों में प्रत्येक सदस्य को मत देने का अधिकार प्राप्त होता है, चाहे वह किसी भी लिंग, जाति, वर्ण, भाषा, धर्म का हो। किसी प्रकार का कोई भेदभाव इनमें नहीं किया जाता। तीसरा अन्य सिद्धांत है नगद व्यापार। नगद व्यापार में समिति में जो इसका डिस्कशन हुआ है उसमें बताया गया है कि सहकारिता का व्यापार केवल नगद में ही होगा, उधार को अवॉइड किया जाएगा। इसके संबंध में रॉकडेल अग्रगामियों ने सहकारिता का एक आवश्यक सिद्धांत माना है। इसको इनका मानना था कि सहकारी संगठन को पर्याप्त वित्तीय साधनों के अभाव में उधार विक्रय करना पड़ता है, जिससे प्रथम तो साधनों की कमी होगी, द्वितीय डूबने की अधिक संभावना होगी, जिससे कुछ समय पश्चात वित्तीय साधनों के अभाव में समिति बंद होती नजर आएंगी। ऋणग्रस्तता वास्तव में बुरी है। नगद विक्रय से यह लाभ होगा कि सदस्यों में वित्तीयता की आदत विकसित होगी। उधार माल नहीं मिलने के कारण सदस्य अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखेंगे और अपने साधनों के अनुरूप ही व्यय करेंगे। अतः ये नगद व्यापार का सिद्धांत भी सहकारिता में अपनाया जाता है। नेक्स्ट है मितव्ययता व कार्यकुशलता। मितव्ययता व कार्यकुशलता किसे कहेंगे? इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी। सहकारी संगठन का मुख्य उद्देश्य है प्रत्येक कार्यकुशलता व मितव्ययतापूर्ण किया जाए। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ये संस्था अपने न्यूनतम साधनों से लक्ष्यों को प्राप्त कर सकती है। जब तक सदस्य इन सिद्धांतों के महत्व को नहीं समझेंगे तब तक वे अपने साधनों में वृद्धि नहीं कर सकेंगे और न ही भविष्य में आने वाली बाधाओं से छुटकारा पा सकेंगे। मितव्ययता से आशय है कोई भी इस प्रकार कार्य संपन्न किया जाए जिसमें कम से कम खर्च आए और अनावश्यक व्ययों से बचा जा सके।
तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत इसमें दिया गया है। अगला सिद्धांत है पारस्परिक सहयोग द्वारा आत्म सहायता का सिद्धांत। पारस्परिक सहयोग का मतलब क्या हुआ? एक दूसरे आपस में मिल करके सहयोग करें। सहकारिता आंदोलन दुर्बल व निर्धन व्यक्तियों का आंदोलन है। निर्धन व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर होती है कि वे अपना व्यक्तिगत हित सुरक्षित रखने में भी असफल रहते हैं। अपने व्यक्तिगत हितों की सुरक्षा के लिए वे एक ऐसा संगठन बना लेते हैं जो एक दूसरे की सहायता के लिए कार्य करते हैं। इस पारस्परिक सहयोग के द्वारा इन्हें आत्म सहायता प्राप्त होती है और वे पहले की अपेक्षा अब अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। इस सिद्धांत का उद्देश्य प्रत्येक सबके लिए और सब प्रत्येक के लिए है। इसका मतलब ये हुआ कि सहकारी समिति के सदस्य अपने सभी सदस्यों का सहयोग करेंगे और सभी सदस्य अपने हर सदस्य का सहयोग करेंगे। इस विचारधारा के आधार पर ही ये आगे बढ़ते हैं। अगला सिद्धांत है अवैतनिक सेवा का सिद्धांत। अवैतनिक सेवा का सिद्धांत का मतलब क्या हुआ कि सहकारी आंदोलन के प्रवर्तकों ने अवैतनिक सेवा सिद्धांत को ही स्वीकार किया है। इस सिद्धांत का आशय है कि सहकारी समिति के संचालक बिना वेतन के सेवा भाव से समिति का कार्य करेंगे। प्रारंभ में समितियों का आकार छोटा होने पर आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अधिक वेतन पर प्रशिक्षण व योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति करने में असमर्थ हैं। इस कारण उन्हें अवैतनिक कर्मचारियों को ही शरण लेनी पड़ती थी। उस समय कुछ लोग ऐसे भी थे जिनमें सेवा भावना मौजूद थी और बगैर वेतन के ही वे कार्य करने को तैयार हो जाते थे। अतः अवैतनिक सेवा का सिद्धांत भी सहकारिता का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना गया है। अगला सिद्धांत है राजनीतिक व धार्मिकता तटस्थता का सिद्धांत। सहकारी आंदोलन वस्तुतः एक आर्थिक आंदोलन है। एक सहकारी समिति की स्थापना करते समय उसे राजनीतिक व धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति करने का माध्यम या साधन नहीं बनना चाहिए, बल्कि सदस्यों की आर्थिक दशा सुधारने व उनकी सेवा का उद्देश्य ध्यान में रखकर करना चाहिए। राजनीतिक व धार्मिक तटस्थता का अर्थ है कि किसी भी राजनीतिक विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति व किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति यदि सहकारिता के विचारधाराओं से सहमत है तो धार्मिक व राजनीतिक आधार पर उसे सदस्यता से वंचित नहीं किया जाएगा, बल्कि समिति का सदस्य बनाया रखा जाएगा। अगला जो सिद्धांत है वो है संघात्मक संगठन का सिद्धांत। संघात्मक संगठन है, यद्यपि संघात्मक संगठन के सिद्धांत का दर्जा तो नहीं दिया गया, फिर भी सहकारी संस्थाओं को संगठनात्मक ढांचे में स्थापित किया जाना चाहिए। सहकारी समितियों का ढांचा स्फूर्ताकार होता है। राष्ट्रीय स्तर पर एक शीर्ष संस्था होती है जो कि देश के सहकारी आंदोलन का संचालन करती है। राज्य स्तर पर शीर्ष बैंक तथा जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक होते हैं। ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक सहकारी समितियां होती हैं। इस प्रकार ग्राम, जिला, राज्य, राष्ट्र स्तर पर एक संघात्मक ढांचा तैयार होने से ही आंदोलन सुव्यवस्थित रूप से विकसित हो सकेगा। अगला है उसमें प्रचार का सिद्धांत। प्रचार के सिद्धांत में दिया गया है कि सहकारिता का सिद्धांत के जो कार्यकलाप हैं उनको जनमानस या जनसंख्या के पास पहुंचाना बहुत आवश्यक है और इसके लिए संस्था के व्यवसाय कार्यों का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाना भी बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक यूरोप की बारे में बात करते हैं, प्रत्येक यूरोपीय देश में प्रचार पहली आवश्यकता है। प्रत्येक तथ्य जन साधारण की जानकारी के प्रस्तुत किया जाता है। सहकारी समिति के प्रत्येक सदस्य को उधार दिए गए धन की सूची, साक्ष्यों के नाम, धन के भुगतान का वितरण आदि सभी तथ्य देखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। सभी सदस्यों को हिसाब किताब की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए तथा थोड़े थोड़े समय पर बाद साधारण सभाएं आमंत्रित की जानी चाहिए, जिससे समिति का हिसाब, कार्य, नीति, विस्तार से विचार विमर्श हो सके। अगला है ईमानदारी से व्यापार का सिद्धांत, क्योंकि ईमानदारी तो हर पेशे का मूलभूत लक्ष्य होना चाहिए। सहकारिता में ईमानदारी से व्यापार करने पर बल दिया गया है। सहकारिता का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना नहीं है, बल्कि निजी व्यवसायी लाभार्जन के उद्देश्य से बेईमानी करता है। सहकारिता अनावश्यक माध्यमों को हटाकर उपभोक्ता को सस्ते मूल्य पर अच्छी श्रेणी की वस्तुएं उपलब्ध करवाती है। प्रारंभ में ईमानदारी से व्यापार को सिद्धांत को में स्वीकार नहीं किया गया था, किंतु उपभोक्ता संरक्षण के प्रश्न के उपरांत इसे एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है। ये एक प्रमुख सिद्धांत माना जाने लगा है। लास्ट है शिक्षा एवं प्रशिक्षण व्यवस्था का सिद्धांत। तो शिक्षा प्रशिक्षण का मतलब क्या है कि सहकारी संस्थाओं में प्रशिक्षण और शिक्षा को के सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है, क्योंकि किसी भी संगठन की सफलता उसके प्रबंधन की कुशलता पर निर्भर करती है। यदि प्रबंधक
प्रशिक्षित एवं कुशल है तो संस्था उत्तरोत्तर प्रगति करेगी। सहकारी संस्थाओं की सफलता का मुख्य कारण योग्य, कुशल और प्रशिक्षित अधिकारियों कर्मचारियों का अभाव रहा है। अतः इनकी सफलता के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रशिक्षण को एक अनिवार्य सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, तभी सहकारी आंदोलन सफल हो सकेगा, अन्यथा नहीं। प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी को उनके कार्य क्षेत्र का पृथक पृथक प्रशिक्षण देना अनिवार्य है। हाल ही के वर्षों में सहकारी प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है। तो बच्चों, ये आज अपने सहकारिता सिद्धांत के बारे में बातचीत की है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।